नमस्कार दोस्तों, तर्कवाद के संडे स्पेशल सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे दुनिया भर के अंदर जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियोस बदल रहे हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आखिर क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ बिगड़ने वाला है और क्या कुछ ठहर चुका है। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और अब अपन वीडियो की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों 20 जनवरी के आसपास डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ले लेंगे, उसके बाद वो अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे। लेकिन उससे पहले बहुत कुछ बदल चुका है। हुआ यह है कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने सबसे पहले रिजाइन दिया कनाडा के अंदर। उसके बाद में वो है संन्यास ले लेते हैं राजनीति से, यानी कि रिटायर हो जाते हैं। वो कहते हैं कि इसके बाद में मैं कभी भी अब राजनीति नहीं करूंगा, पॉलिटिक्स में नहीं आऊंगा और ना ही इलेक्शन लड़ूंगा। उनका ऐसा कहता है। ये जो ड्रास्टिक चेंज था कनाडा की पॉलिटिक्स के अंदर, ये भी देखने को मिलता है। इसके बाद अगर अपन यूरोप की तरफ जाए तो यूरोप के अंदर जो लेफ्ट पार्टीज हैं उनके अंदर बहुत ही तगड़ा फॉल देखने को मिला। एलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की जो लॉबी है, इन्होंने यहां पर जो है इनको नेगेटिव पीआर करने की कोशिश की, इनको गिराने की कोशिश की। खूब सारे लेफ्ट के जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी भी नेगेटिव पीआर हो चुकी है, जो पॉपुलैरिटी है वो गिर चुकी है। एक दूसरी तरफ देखा जाए जो राइट विंग पॉलिटिशियंस है उनकी पॉपुलैरिटी अब बढ़ रही है, उनकी पीआर कैंपेनिंग भी अच्छी तरीके से हो रही है। फिर अगर अपन इजराइल और हमास की वॉर पर आते हैं तो इजराइल और हमास की वॉर अब रुक चुकी है। सीज फायर दोनों तरफ हो चुका है। हमास कह रहा है कि हम इजराइल के जो हॉस्टेजेस हैं उनको छोड़ देंगे और इजराइल कह रहा है जो हमारे हमास के हॉस्टेजेस हैं हम उनको छोड़ दें, यानी कि दोनों तरफ से हॉस्टेजेस का रिलीजमेंट होएगा। और कोई भी देश, दोनों ही पक्षों के में से कोई भी एक दूसरे के ऊपर ना तो रॉकेट बरसाएगा ना ही मिसाइल बरसाएगा। ये सब अपडेट हो चुका है। अब इसका भी क्रेडिट लिया जा रहा है। जो बाइडेन की जो लॉबी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कह रहा है कि ये सब हमारे अंडर में हुआ है, हमारे राज्य में है, तो इसका जो क्रेडिट है वो हमारे पास आना चाहिए। वहीं डोनाल्ड ट्रंप की जो लॉबी है वो ऐसा कह रही है कि भाई हमारे इंटरनल लिंक्स इतने मजबूत हैं जिसके कारण ये सब कुछ हो रहा है हमारे पावर में आने से पहले पहले। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप की लॉबी कह रही है। दूसरी तरफ ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला अली खमेनी, उनका कहना है कि इजराइल डर चुका है फिलिस्तीन के लोगों के प्रतिरोध से, क्योंकि फिलिस्तीन के जो लोग हैं उनका प्रतिरोध इतना शक्तिशाली था जिसके कारण इजराइल के लोगों को, इजराइल की फौज को अब पीछे हटना पड़ चुका है। यानी आयतुल्ला अली खमेनी की जो स्टेटमेंट है, जो उन्होंने एक्स पर पोस्ट करा, वो स्टेटमेंट हो सकता है भविष्य के अंदर इजराइल को और ज्यादा भड़का सके। हो सकता है इस युद्ध के खिलाफ ये स्टेटमेंट हो, लेकिन उन्होंने भी ये स्टेटमेंट किया। लेकिन अब अगर अपन रशिया और यूक्रेन की वॉर पर आए तो रशिया और यूक्रेन की वॉर में दोस्तों ये देखने को मिलता है कि ये वॉर अब तक नहीं रुक रही है। रोजाना ये खबर आ रही है कि कभी ना कभी यूक्रेन रशिया पर अटैक कर रहा है या फिर रशिया जो है नए मिसाइल्स लॉन्च कर रहा है यूक्रेन के ऊपर। कभी कोई बताता है कि भाई ड्रोन अटैक हो रहा है तो कभी बताया जाता है कि भाई हैवी बॉम्बिंग हुई है। ऐसी खबरें सामने आती है। अब इस बीच दोस्तों रशिया और यूक्रेन वॉर के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है, ऐसा कहा जाता है, मीडिया के अंदर ऐसे लिंक्स हैं कि ऐसा कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास एक प्लान रेडी है जो कि हो सकता है व्लादिमीर पुतिन के पक्ष में हो, व्लादिमीर पुतिन के फेवर में हो और व्लादिमीर पुतिन भी इस चीज को एक्सेप्ट कर ले। ऐसा हो सकता है, ऐसा मीडिया में खबर है। क्या है या नहीं ये बाद में पता चलेगा जब इनकी मीटिंग्स होंगी। लेकिन इस बीच ये भी समझ में आता है कि अगर अपन रशिया और यूक्रेन वॉर को और थोड़ा जूम इन करें तो देखने को मिलता है कि इस वॉर के अंदर जितनी ह्यूमैनिटी की किलिंग हुई है इतनी किसी भी वॉर के अंदर नहीं हुई होगी, और ये ह्यूमैनिटी की किलिंग सिर्फ और सिर्फ रशिया कर रहा है। देखिए, अगर आपके दोस्त से लड़ाई होती है और वो लड़ाई पब्लिक पार्क में होती है तो हो सकता है आप दोनों के बीच की जो टक्कर वो 50-50% हो, बराबर की टक्कर हो। लेकिन आपका दोस्त अगर घर में घुस चुका है और आप उसको कहते हो कि मैं आपके घर में आप घुस के तेरे को मारूंगा, और फिर जब आप उसके घर में घुसते हो तो आपको नहीं पता लाइट कहाँ है। हो सकता है उसके घर में अंधेरा हो, कहीं उसके घर में अंधेरा है, कहीं उसके घर में रोशनी है। जहां अंधेरा है वहां आपको नहीं पता कि स्विच बोर्ड कहाँ है, कहाँ उसका किचन है, कहाँ उसका बाथरूम है। वो कहीं से भी निकलकर आपको मार सकता है। और यही रशिया के साथ इस वॉर के अंदर हो रहा है। हुआ यह है कि जब वॉर स्टार्ट हुई थी तब आप सबको खबरें मिल रही होगी कि कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों में, नहीं तो कुछ ही महीनों में रशिया जो है यूक्रेन को हरा देगा, रशिया जो है यूक्रेन को कब्जा लेगा। लेकिन उल्टा हो चुका है। रशिया जो है यूक्रेन की टेरिटरी में घुसता है और उसको पता ही नहीं कि कौन सा बंकर कहाँ है। यूक्रेन वालों का ज्योग्राफिक लोकेशंस का नहीं पता, रशिया को कुछ नहीं पता। इस वजह से अब रशिया ने एक टैक्टिक्स इस्तेमाल की। रशिया क्या कर रहा है, नॉर्थ कोरिया के साथ एक ट्रीटी साइन कर लेता है और नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स को रशिया लेकर आ चुका है। अब नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स रशिया के साथ मिलकर, रशियन आर्मी के साथ मिलकर यूक्रेन की टेरिटरी के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, इन्वेड करने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर जो है रशिया किस तरीके से, रशियन मिलिट्री किस तरीके से यूक्रेनियन नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स को इस्तेमाल करती है। रशियन मिलिट्री क्या करती है, रशियन सोल्जर्स तो हो जाते हैं पीछे
और जब भी नई टेरिटरी के अंदर इन्वेड करने का समय आता है तो नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स को आगे कर दिया जाता है ताकि सबसे पहली जो बॉम्बिंग हो वो नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स के ऊपर हो। और इसके अंदर सबसे घातक है यूक्रेन के ड्रोन्स। यूक्रेन के ड्रोन्स क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले आसमान में आ जाते हैं और उनको कोई भी ट्रैक नहीं कर पाता। उनको जब कोई ट्रैक नहीं कर पाता तो वो हमला करते हैं दुश्मन फौज पर। दुश्मन को फौज कौन सी है, दुश्मन फौज है रशिया की। अब इसके अंदर रशिया क्या करता है, आगे भेज देता है नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स को। और जब वो ड्रोन्स, यूक्रेन के ड्रोन्स नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स के ऊपर मंडराने लगते हैं तब रशियन सोल्जर पीछे झाड़ियों में छुपकर उन नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स के ऊपर मंडरा रहे यूक्रेन के ड्रोन्स को मारकर गिरा देते। और ऐसे कर करके रशियन मिलिट्री जो है यूक्रेन के खिलाफ लड़ रही है, नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स को ह्यूमन शील्ड बनाकर इस तरीके से लड़ रही है। वहीं यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन बहुत मजबूती से खड़ा है, अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करके खड़ा है। वहीं दूसरी तरफ एक तो इससे लॉस, इस वॉर से लॉस, मेजर लॉस जो है नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स को हो रहा है। साउथ कोरिया के एक लेजिस्लेटर ने बताया कि इस जंग में अब तक 300 से ज्यादा नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स की मृत्यु हो चुकी है, ऐसा अपडेट है। दूसरा अगर किसी देश का नुकसान हो रहा है दोस्तों तो वो है इंडिया। अब आप सोचेंगे इंडिया का कैसे नुकसान हो रहा है, इंडिया का दोस्तों ऐसे नुकसान हो रहा है, इंडिया से खूब सारे बेरोजगार लोग जो कि कुकिंग का काम जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का काम जानते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिशियन है या फिर छोटे मोटे टेक्नीशियन है, उन सबको रशिया ने अपने पास बुला लिया और कहा कि हम आपको रोजगार देंगे। लेकिन जब वो वहां गए तो उनको पता चला कि उनको जो रोजगार मिल रहा है वो दोस्तों मिल रहा है रशियन मिलिट्री के सपोर्ट स्टाफ के अंदर, सपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर। और वहां पर वो कुकिंग कर रहे हैं, टेक्नीशियन का काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहे हैं, प्लम्बरिंग का काम कर रहे हैं। आप सोचेंगे ये तो रशिया बहुत अच्छा कर रहा है, नौकरी दे रहा है, लेकिन दोस्तों इस बीच आपके लिए दो बुरी खबर है। पहली बुरी खबर यह है कि रशियन मिलिट्री इन लोगों को, इंडियंस को, जो इंडियंस रशिया के मिलिट्री सपोर्ट स्टाफ के अंदर काम कर रहे हैं, उन इंडियंस को फ्रंट लाइन पे ले जाकर काम करवा रही है। इनसे फ्रंट लाइन यानी कि बॉर्डर पर ले जाकर काम करवा रही है, जहां पर युद्ध हो रहा है वहां पर काम करवा रही है। दूसरी बुरी खबर यह है कि अभी इंडियंस मर भी रहे हैं। खबर ऐसी है दोस्तों कि टोटल मिलाकर इंडियंस वहां पर जो गए हैं वो है 126, इनका नंबर है 126, जिसके अंदर से 12 अब तक मारे जा चुके हैं, 16 इंडियंस लापता हैं रशिया के अंदर और 96 जो हैं अब दोबारा भारत वापस आ चुके हैं। इस बीच भारत सरकार ने रशिया की सरकार से कहा है कि आप जो है हमारे लोगों को भारत वापस भेज दीजिए, प्लीज उनको जल्द से जल्द रिलीज करिए। इस बीच खूब सारे इंडियंस जो वहां पर थे वो पहले से ही गुहार लगा रहे थे कि भाई हमें वापस बुला लो, हमें वापस बुला लो, किसी तरीके से हमको एक रास्ता दे दो कि हम वापस आ जाएं, हम जो यहाँ पर फंस चुके हैं। लेकिन रशियन के कमांडर्स कहते थे कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है वो 1 साल का है, तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को बीच में छोड़कर नहीं जा सकते थे। और जब ये इंडियंस मारे जाने लगे तब सरकार एक्टिव हुई, इंडियन गवर्नमेंट एक्टिव हुई और अब इंडियन गवर्नमेंट ने रशियन गवर्नमेंट से कहा कि आप प्लीज हमारे इंडियंस को जो वहां पे आपके साथ काम करें इनको रिलीज कर दीजिए, वापस भारत भेज दीजिए। तो बहुत ही बड़ी नाकामी यहाँ पे इंडियन सरकार की देखने को मिली। जब ये युद्ध शुरू हुआ था तब इंडियन गवर्नमेंट की कमर टूट चुकी थी वहां पे पढ़ रहे इंडियन स्टूडेंट्स को वापस लाने में। रशिया और यूक्रेन के अंदर जो इंडियन स्टूडेंट्स काम कर रहे थे इनको वापस लाने में इंडियन सरकार की कमर टूट चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद भी भारत सरकार ने हमारे देश के लोगों को रशिया भेज दिया, यूक्रेन भेज दिया, इस तरह भेज दिया, यानी कि इनको कहीं पे भी मॉनिटर ही नहीं किया। यहाँ पर कौन जा रहा है कौन आ रहा है इस चीज को भारत सरकार ने मॉनिटर ही नहीं करा। और जब ये समस्या वापस टूट पड़ी तो भारत सरकार अब इंडियंस को वापस बुला रही है। तो ये सब अपडेट था दोस्तों। रशिया यूक्रेन वॉर खत्म नहीं हुआ है, क्या चल रहा है, दो देशों को मेजरली नुकसान है, एकदम जान माल का नुकसान है। इंडियंस भी मर रहे हैं, नॉर्थ कोरियंस भी मर रहे हैं, दो देशों को नुकसान है। इसराइल हमास रुक चुकी है, लेकिन कब तक रुकी है इसका भी किसी को नहीं पता। आपने देखा कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर है वो किस तरीके का बयान दे रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि अच्छी बात है युद्ध रुक चुका है, दोनों तरफ से समझाइश होनी चाहिए, दोनों तरफ शांति होनी चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि फिलिस्तीन के जो लोग उनका प्रतिरोध इतना शक्तिशाली था कि इसराइल डर चुका। इसराइल डरा होता तो कुछ और ही बात होती। लेकिन आपको अब सब कुछ समझ आ चुका है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आप क्या सोचते हैं इन सब अपडेट के बारे में नीचे कमेंट में जवाब दीजिए। तर्कवाद को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।